जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम प्राथमिक शिक्षक चयनित अभ्यर्थियों के बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि आप लोगों को मैंने बोला भी था कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। लगभग 8 से 10 दिन का समय लगेगा। ये जानकारी जो है 9-10 तारीख को दी गई थी। अब जो है लगभग 9-10 दिन होने वाले हैं। 20 तारीख तक आप लोगों का मॉड्यूल जारी हो जाएगा। हालांकि कल शाम को वेबसाइट पर एक अपडेट आया था। चूँकि वेबसाइट पर ये आया था, जहाँ पर अपन प्रोफाइल पंजीयन करते हैं ना, वहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, इस तरीके से यूज़र आईडी, इसका ऑप्शन आ गया था। ये देखो, ये इंटरफेस दिख रहा है, ये अलग इंटरफेस है। ये यूज़र नेम, पासवर्ड, ये तो ऑलरेडी लॉगिन करने का। लेकिन एमपी गवर्नमेंट का ऑप्शन आया था, मैं आपको बता दूं। जैसे इस प्रकार से फॉरगेट पासवर्ड है, अतिथि शिक्षक है, आउटसोर्स, हमारे शिक्षक, चाइल्ड ट्रैकिंग। यहीं पर एक और ऑप्शन जाएगा दोस्तों, एमपी गवर्नमेंट करके, जहां पर काउंसलिंग कराई जाएगी। और काउंसलिंग में जो प्रोफाइल पंजीयन होता है, वो सारे ऑप्शन कल आ गए थे। तो हो सकता है ट्रायल में ही कल चेक कर रहे होंगे, बट फिर दोबारा वो थोड़ी देर से हटा लिए हैं। तो अभी इसमें टाइम लग सकता है 1-2 दिन का, या वो क्या करना चाह रहे हैं ये अभी कुछ दिन में जल्द पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आएगा, मॉड्यूल तैयार होगा, वहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन, न्यू मोबाइल नंबर, वहाँ जैसे करेंगे अपनी आईडी बन जाएगी और सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। क्योंकि देखो, अतिथि शिक्षक का वो पोर्टल ने इन्होंने एजुकेशन में ये ऐड कर दिया। सभी चीज़ यहाँ पे ये लोग ऐड कर रहे हैं। अब तो हॉस्टल प्रबंधन से रिलेटेड, मतलब एजुकेशन से सारी चीज़ एक पोर्टल, एक उसमें सारा सब कुछ को समग्र रूप से इंटीग्रेटेड कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन जल्द आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, थंबनेल में जैसा आपने देखा, मेरिट जो है, या आप लोगों की जो रैंक है परसेंटाइल वाली, यानी बोलूँ तो मैं कंसोलिडेटेड रैंक, उसका क्या मतलब है और आपकी मेरिट का क्या मतलब है, और स्कूल आप लोगों को किस बेस पर मिलने वाला, इस पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। हालांकि चर्चा आज की हमारी संक्षिप्त में रहेगी। डिटेल वीडियो मेरा अलग से आएगा, जिसमें आपको सारे आदेश वगैरह सब कुछ मैं उसमें आपको दिखाने वाला हूँ। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत शॉर्ट वीडियो आज का, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों। ये जो कंसोलिडेटेड रैंक है आप लोगों की, तो कंसोलिडेटेड रैंक जो होती है वो ऑल एमपी रैंक है। ऑल एमपी रैंक का मतलब, जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की रैंक है 11,401, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। मतलब उसका एमपी में 11,400 विद्यार्थी के बाद नाम है, यानी एक नंबर पे 11,401, उसके ऊपर 11,400 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, किस पर? वो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक नहीं हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस, गेस्ट, ओबीसी, कुछ भी। टोटल रैंक है ये। टोटल जो अभ्यर्थी थे ना, 1 लाख अभ्यर्थी, उसमें से उसका जो नंबर है 11,401 नंबर है। तो ये कहलाती है कंसोलिडेटेड रैंक, जो ऑल एमपी में बनती है सभी अभ्यर्थियों की। ठीक है, इसमें कोई कैटेगरी वाइज ये वो नहीं होता। और दूसरा दोस्तों, एक बनती है मेरिट। अब मेरिट किस बेस पर बनती है? आपके पद, जो चयनित पद है ना, कोड, पद कोड। जैसे एक होता है फ्रेश भर्ती, सीधी भर्ती, ठीक है, और दूसरा है बैकलॉग, मतलब कि दोस्तों जो पिछले पद बचे रहते हैं ना, बैकलॉग के पद, वो वाले पद। तो जैसे किसी ने फ्रेश पद को अप्लाई किया, मान लो फ्रेश पद की 200 पोस्ट थी, तो अगर उसका अच्छे नंबर रहेंगे तो हो सकता है उसकी 1 मेरिट लगी है। बैकलॉग में मान लेते हैं यहाँ पर 1500 पोस्ट थी, 1500 पोस्ट, हो सकता है यहाँ पर किसने अच्छे नंबर लाया होगा, बैकलॉग पद को पहले दिया होगा, तो उसकी यहाँ पर भी 1 मेरिट लग सकती है। तो कुल मिला के बोलूँ तो पद कोड के हिसाब से, और डीपीआई में जो सेलेक्ट हुआ वो भी एक नंबर 1 होगा। ट्राइबल में अगर कोई चयनित होगा तो वहाँ पर भी एक टॉपर होगा, मेरिट 1 जिसकी आई होगी। लेकिन कंसोलिडेटेड रैंकिंग जो है वो दोनों विभाग को मिलाकर के बनती है। ठीक है, ये एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। जो आपका परसेंटाइल बना है ना, ये इसके बेस पर बना है। तो ये सारी चीज़ जो है आप लोगों की बनी है। अब बात करते हैं स्कूल किस बेस पर मिलेगा। कंसोलिडेट रैंक भी समझा दिया, मेरिट भी आपको समझा दिया। क्लियर? देखिए, स्कूल जो होगा, जो सबसे पहले टॉपर होगा उसको सबसे पहला स्कूल मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर जो स्कूल चॉइस फिलिंग होगी वो कंसोलिडेटेड रैंक के बेस पर भी होगी। ठीक है, दूसरा इसमें दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट कैडर भी लगने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कैडर मतलब होता है जिला संवर्ग होता है। उसके बारे में अभी मैं 2022 की पूरे रोस्टर वगैरह ला करके डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज ओबीसी के कितने पोस्ट हैं, एसटी के कितने हैं, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जब रोस्टर जारी होगा तो उसके आधार पर मिलेंगी। जैसे मान लेता हूँ एग्जाम्पल, जबलपुर में अगर जनरल की सीट 0 है तो वहाँ पर जनरल को फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर है। मान लो
मंडला की बात करूँ, मंडला में एसटी के सर्वाधिक पद होते हैं। मान लो ईडब्ल्यूएस के पद यहाँ पर नहीं है तो ईडब्ल्यूएस तो इसको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, मतलब वो जिला अलॉट नहीं होगा। आप बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, तो वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। जब ही बता दिया था आप लोगों को कि आज का वीडियो भी बिल्कुल संक्षिप्त में रहने वाला। तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड रैंक के आधार पर स्कूल मिलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, इस प्रकार से आप लोगों के स्कूल आ जाएंगे। चाहे आप डीपीआई के हों या फिर आप ट्राइबल डिपार्टमेंट के हों, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, जिसकी सबसे ज़्यादा रैंक होगी उसको सबसे पहला स्कूल मिलेगा। क्योंकि एक स्कूल को तो बहुत सारे लोग चूज़ करेंगे, पर जिसके इसमें ज़्यादा नंबर रहेंगे कंसोलिडेटेड रैंक उसको मिल जाएगा। फिर इस प्रकार से सेकंड स्कूल के लिए जितने जो लोग प्राथमिकता देंगे उनमें से जिसके टॉप नंबर रहेंगे उसको ये स्कूल मिल जाएगा। तीसरा, चौथा, इस तरीके से आप लोगों का जो है स्कूल अलॉटमेंट होगा। और जब स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा तो फाइनली उसी स्कूल के नाम से फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग आदेश भी बनेगा। तो पोर्टल बिल्कुल तैयार किया जा रहा है, जल्द इसके लिए आप लोगों को मॉड्यूल जारी किया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें पूरी पारदर्शिता के साथ और इस बार नए प्लेटफॉर्म पर होने जा रही हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। अभी कुछ संशय बना हुआ है, उन संशय के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा वो अगले वीडियो में। लेकिन अभी केवल मैं दस्तावेज वेरिफिकेशन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। डीवी के लिए सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें। अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर मैसेज कर दें। दस्तावेज से रिलेटेड, रोजगार पंजीयन से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, देखो जो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय लगाया है, रोजगार पंजीयन या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, वही वैलिड होंगे डॉक्यूमेंट। जो है वेरिफिकेशन के समय जो आपने लगाया था स्टार्टिंग में फॉर्म भरते समय वही होगा। रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया, नया बनवा लीजिए, कोई इशू नहीं, देखा जाएगा पुराना ही, बट आपके पास नया भी तो होना चाहिए, जीवित पंजीयन, ठीक है। बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ईडब्ल्यूएस का एक्सपायर हो गया किसी का, कोई इशू नहीं है, बट भैया बनवा लो ना, क्या दिक्कत है। तत्काल में अगर वो मांग लिए कि नया वाला दिखाओ तो आप हाथ खड़े ना करें कि नहीं है हमारे पास, ये तो बता पाएंगे कि सर एक्सपायर हो गया था तो हमने नया बनवा लिया, ये आप देख लीजिए नया वाला। तो ये चीज़ जो ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ उनको बता रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ नहीं है। जो अपलोड किया है आपने एग्जाम फॉर्म भरते समय डीबी में वही आपसे देखा जाएगा। लेकिन आप बनवा लीजिए, आपके पास समय है, क्या ही दिक्कत है। 15 दिन का टाइम लगता है बनवाने में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जिस दिन से अप्लाई करोगे उस दिन से बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काम आप करा लीजिए। और बार बार मैं बोला हूँ 12th प्लस डीएड ही अपलोड करना, चाहे आप फॉर्म भरते समय भले ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी जो कुछ भी लिखा है वो ऐसी गलती मत करना। जितने कम दस्तावेज होंगे उतना कम आपको दिक्कत होगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता ही दिया हूँ। मिलते नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद।